हेलो एवरीवन। हम लोग एनसीईआरटी प्लस की अपनी सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आज कवर करने वाले हैं। ओके, इस एनसीईआरटी प्लस की सीरीज़ में हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्लास 12 की जो बुक है एनसीईआरटी की उसको कवर कर रहे हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। यहाँ से आपको डायरेक्टली क्वेश्चंस देखने को मिलता है। आप पीवाईक्यूज उठा के देखोगे, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। ओके, हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं एंड चैप्टर 3 का ये लास्ट पार्ट है। इसके बाद हमारे पास 3 और चैप्टर्स बचेगा एंड उसको कवर करेंगे। ओके, तो जो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज मनी सप्लाई। हम लोगों ने लास्ट क्लास तक डिमांड ऑफ मनी को कर लिया था। ओके, डिमांड ऑफ मनी में 3 मोटिव्स ऑफ डिमांड था, दैट इज प्रिकॉशनरी मोटिव था, स्पेकुलेटिव मोटिव था और आपको ट्रांजैक्शनरी मोटिव था। ओके, ट्रांजैक्शनरी, स्पेकुलेटिव और प्रिकॉशनरी मोटिव था। डिमांड ऑफ मनी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। इक्वली इंपॉर्टेंट इज मनी सप्लाई का जो टॉपिक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग चालू करते हैं इसको। ओके, मनी सप्लाई को। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ, ठीक है, मनी सप्लाई है क्या? पहले तो ये चीज़ है। ओके, अगर हम लोग टेक्निकलिटीज़ में भी नहीं देखें तो मनी सप्लाई सिंपली आप समझो कि जो पैसा पब्लिक के पास है। ओके, जो पैसा पब्लिक के पास पहुंच रहा है, मनी सप्लाई की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके, जो पैसा आपके और मेरे पास फाइनली पहुंच रहा है उसको। ओके, ठीक है, तो जो पैसा आपके और मेरे पास पहुंच रहा है कहीं ना कहीं, वो मनी सप्लाई है। इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ है, उसको हम लोग आगे देखेंगे। ओके, सो मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई, इस चीज़ को हम लोग अभी देखते हैं। ओके, मनी के सप्लाई के लिए अगर हम लोग सिंपल बात करें कि हम लोग बात कर रहे हैं कि मनी किसी इकोनॉमी में कितना सप्लाई है, कितना सप्लाई है किसी मनी का, उसके लिए इंपॉर्टेंट ये पहले समझना होगा कि मनी पहले कहीं से आ रहा होगा, दैट इज मनी को क्रिएट किया जा रहा होगा। मनी के क्रिएशन के बाद किसी प्रोसेस के ही थ्रू मनी मेरे और आपके पास पहुंच रहा है। ठीक है, मेरे और आपके पास पहुंच रहा है और उसको हम लोग फाइनली मनी सप्लाई कह रहे हैं। ओके, सो अगर हम लोग इस तरीके से देखें इस चीज़ को, ओके, सो यस, तो मनी क्रिएशन की हम लोग बात कर रहे हैं। अगर पहले मनी क्रिएशन की बात करते हैं, ठीक है, लेट मी चेंज द फॉन्ट, इसका साइज। ओके, यस इट इज फाइन। ओके, ठीक है, तो मनी क्रिएशन की बात कर रहे हैं हम लोग। मनी क्रिएशन इन द इकोनॉमी किसका काम है? किसी भी सेंट्रल बैंक का काम है। सेंट्रल बैंक का काम है। हमारे यहाँ सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका काम है कि वो मनी को क्रिएट कर रहा है। ओके, वो मनी को क्रिएट कर रहा है। मनी के क्रिएशन के बाद मनी बैंकिंग सिस्टम से होके गुजरता है मेरे और आपके पास आने से पहले, क्योंकि हम और आप डायरेक्टली आरबीआई नहीं जाते हैं, या फिर किसी भी कंट्री में कोई जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, जो सिटीजन है, ठीक है, जो सिटीजन है, कंज्यूमर है, ओके, वो डायरेक्टली सेंट्रल बैंक आरबीआई के पास लाइन नहीं लगाता है। आप लाइन लगाते हो बैंक्स में। कौन से बैंक में? सेंट्रल बैंक को छोड़ करके, सपोज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ आप लाइन लगा के रखते हो और अगर इनका लंच ब्रेक नहीं है तो ये आपको जो है उसके बाद सारे प्रोसेस करके देते हैं। ठीक है, सो बैंकिंग के प्रोसेस के थ्रू जो है जो मनी क्रिएट किया गया आरबीआई के द्वारा, वो बैंकिंग चैनल से होकर के गुजरता है। यही वो प्रोसेस है। एंड बैंकिंग चैनल से जब गुजरता है तो यहाँ पे एक चीज़ होता है, वो है मनी मल्टीप्लिकेशन होता है। मनी का मल्टीप्लिकेशन होता है। कैसे होता है? वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके ऊपर पीवाईक्यू पूछा गया है, हम लोग इस चीज़ को देखेंगे। मनी मल्टीप्लाई होता है। मनी मल्टीप्लिकेशन का मतलब वही है कि वो अक्षय कुमार वाला जो मीम है, 21 दिन में पैसा डबल। ठीक है, तो समथिंग लाइक दैट ओनली, कि यहाँ पे बैंकिंग चैनल से जब गुजरता है तो पैसा जो है वो किसी मल्टीपल्स में जाता है। ओके, एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है एम। तो लेट्स सपोज कि अगर मनी 1 क्रिएट किया गया और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 2 है, तो आपके पास जो पैसा मनी सप्लाई के थ्रू पहुंच रहा है, मनी सप्लाई, वो क्या है? वो आपको 2 पहुंचेगा। ठीक है, 1 इंटू द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ओके, अब ये सारी चीज़ को, एक एक चीज़ को हम लोगों को देखना इंपॉर्टेंट है कि मनी क्रिएशन क्या है, मनी का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है बैंकिंग चैनल्स में, एंड देन मनी सप्लाई मेरे और आपके पास पहुंचता है। जब मनी मेरे और आपके पास पहुंचेगा, उसके बाद इस मनी को, कि कितना मनी मेरे और आपके पास पहुंचा हुआ है, इस मनी सप्लाई को काउंट किया जाता है। ठीक है, काउंटिंग का जो मेथड है वो मॉनेटरी एग्रीगेट है। डिफरेंट मनी के मेजरमेंट का तरीका होता है। इसको हम लोग M1, M2, M3 और M4 कहते हैं। इंपॉर्टेंट है, पहले भी पूछा जा चुका है। ओके, एंड आगे भी पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एंड टेक्निकलिटीज भी है। तो हम लोग स्टार्ट से शुरू करते हैं कि मनी का क्रिएशन कैसे हो रहा है।
ओके, आप याद करो हम लोगों ने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पढ़ा था, नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पढ़ा था कि क्या होता है, एक हाउस होल्ड है, ठीक है, और फर्म है, ठीक है। हाउस होल्ड क्या कर रहा था, हाउस होल्ड जो है वो जो फर्म है उसको फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा था, और फर्म जो है हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, ये वाली चीज़ चलती है। बट इनिशियली पैसा आया कहाँ से है, अगर हम लोग फर्म की बात करें तो फर्म के पास पैसा कहाँ से आया है, तो ऐसा होता है कि आरबीआई क्या करती है, वो कुछ रुपीस प्रिंट करती है, वो रुपीस प्रिंट करेगी, ठीक है, वो रुपीस को प्रिंट करती है। बट वो रुपीस को प्रिंट करती है तो रुपीस डायरेक्टली प्रिंट करते के साथ वो इकोनॉमी में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी में आने के लिए हाउस होल्ड सेक्टर का पार्ट होना पड़ेगा या फिर फर्म का पार्ट होना पड़ेगा, ठीक है, अगर मनी को इंट्रोड्यूस करना है। तो आरबीआई मनी को कैसे इंट्रोड्यूस करती है, आरबीआई फर्म से, किसी प्राइमरी डीलर से आरबीआई कुछ खरीद लेती है, लाइक सपोज वो गोल्ड खरीद ले रही है या फिर वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद ले रही है, कुछ भी एसेट वो खरीदती है प्राइमरी डीलर से, जिससे खरीदती है वो, उसको प्राइमरी डीलर कहते हैं। और जो प्रिंटेड मनी है वो प्राइमरी डीलर को दे देगा। प्राइमरी डीलर एक तरीके से आप फर्म मान लो, ठीक है, कंपनी है। ओके, तो फर्म के पास क्या पैसे आ गए, अगर लेट्स सपोज कि 1000 रुपीज़ को प्रिंट किया गया, मान के चलते कितना प्रिंट किया गया, 1000 प्रिंट किया गया, तो 1000 आ गया फर्म के पास। एंड हम लोगों ने नेशनल इनकम अकाउंटिंग में पढ़ा था, तो फिर हाउस होल्ड के पास कितना आ जाएगा, 1000 रुपीज़ आ जाएगा। ओके, इस तरीके से ये साइकिल चलता है। सो दिस इज मनी व्हाट इज बीइंग क्रिएटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ने 1000 रुपया प्रिंट किया और उसको इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस करने के लिए एक प्राइमरी डीलर को यूज किया आरबीआई ने, ठीक है। आरबीआई ने इसको पैसे दिए, इससे गवर्नमेंट सिक्योरिटी या गोल्ड कोई भी एक एसेट खरीद लिया और उसको रुपीज दे दिया। प्राइमरी डीलर बीइंग अ पार्ट ऑफ द फर्म, आप समझ लो, उसके बाद वो एक क्लोज्ड साइकिल चलेगा नेशनल इनकम अकाउंटिंग वाला, वो पैसा 1000 रुपीज ऑफ इकोनॉमी में, जो सर्कुलेशन ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है, वो घूमेगा। ओके, इस तरीके से चलेगा। तो अब इकोनॉमी में 1000 रुपीज इंट्रोड्यूस हो चुका है, दैट इज मनी क्रिएटेड बाय आरबीआई इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी, ठीक है, इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी। तो इस तरीके से आरबीआई इंट्रोड्यूस कर रही है। डायरेक्टली जस्ट प्रिंट करने से जो है वो इकोनॉमी में पैसा नहीं आएगा, उसके लिए एक प्राइमरी डीलर को, एक इंटरमीडिएट को आरबीआई को यूज करना पड़ता है। ओके, सो हम लोग आगे कुछ मनी का जो है ना, जो जितना प्रिंट करती है और क्या है, उसको समझने के लिए हम लोग आरबीआई की एक बार बैलेंस शीट को समझते हैं। पहले आरबीआई की बैलेंस शीट को समझते हैं। किसी भी कंपनी का जो बैलेंस शीट होता है उसमें एक तरफ एसेट होता है और एक तरफ लाइबिलिटी होती है, एसेट होता है और लाइबिलिटी होती है। ओके, आरबीआई के अगर आप एसेट्स को देखोगे तो आपको एसेट में क्या क्या मिलेगा। आरबीआई ने उस प्राइमरी डीलर से गोल्ड खरीदा था, ठीक है, तो गोल्ड एसेट है, उसके बदले में लाइबिलिटी थी। क्या लाइबिलिटी थी कि उसने करेंसी प्रिंट किया था, 1000 रुपीज़ का गोल्ड खरीदा था और उसके बदले में करेंसी दी थी। ओके, करेंसी आरबीआई की लाइबिलिटी है और एसेट जो है इसमें एक गोल्ड है, ठीक है। और भी हम लोग एसेट देखते हैं आरबीआई का, जैसे कि आप समझ लो कि आरबीआई के पास जो है, आरबीआई ने लोन दे रखा है, लेट्स सपोज लोन गिवन, और अगर आरबीआई ने लोन ले रखा होगा किसी से, बाहर की सेंट्रल बैंक से ले रखा होगा, हो सकता है यूएस की सेंट्रल बैंक जो फेडरल रिजर्व उससे ले रखा होगा, लोन टेकन। ओके, ये सारी चीज़ें हैं। और क्या हो सकता है, लोन गिवन किसको हो सकता है कि या तो बैंक्स को आरबीआई लोन देती है, गवर्नमेंट को भी लोन देती है, इस तरीके से चीज़ें। ओके, ये है आरबीआई का बैलेंस शीट। और भी चीज़ें होती है एसेट और लाइबिलिटी में। इंपॉर्टेंट ये है एक चीज़ की, एसेट होता क्या है, एसेट एनीथिंग दैट गिव्स रिटर्न इन द फ्यूचर, जो फ्यूचर में रिटर्न दे रहा है, ठीक है। और लाइबिलिटी क्या है, जो फ्यूचर में एक ऑब्लिगेशन क्रिएट कर रहा है, फ्यूचर में कि वो आपको रीपे करना पड़ेगा। ओके, सो अगर आप आरबीआई की एसेट और लाइबिलिटी को देखोगे, तो जो उसकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी क्या है, जो खर्चा हो रहा है कहीं ना कहीं, जो फ्यूचर में एक ऑब्लिगेशन है उसको लौटाना पड़ेगा। ओके, तो आरबीआई की टोटल लाइबिलिटी में करेंसी का पार्ट ऑलमोस्ट 98% पार्ट होता है। 98% जो है वो करेंसी से डोमिनेटेड है, लाइबिलिटी का पार्ट। और एसेट कुछ भी है, गोल्ड है जैसे, तो गोल्ड क्या होता है, गोल्ड की वैल्यू अप्रिशिएट हो रही है, तो आरबीआई से कमा रहा है कि आरबीआई ने सपोज कि 1000 रुपीज़ का गोल्ड खरीद रखा था, एक साल के बाद ये गोल्ड 1100 रुपीज़ का हो गया, 1100 का हो गया, तो आरबीआई ने 100 रुपीज़ कमा लिया है। वो गोल्ड जो उसके वॉल्ट में पड़ा हुआ था, बस पड़ा हुआ था और उससे भी उसने कमा लिया। लोन अगर दिया गया बैंक्स को या फिर गवर्नमेंट को, तो इसके ऊपर आरबीआई क्या चार्ज करेगी, इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, ठीक है, इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगी, तो उससे भी आरबीआई अर्न करेगी, ठीक है।
आरबीआई ने इधर लोन दे रखा है, तो यहाँ पे आरबीआई इंटरेस्ट रेट जो है वो देगी, तो इससे आरबीआई का क्या होगा, एक्सपेंस होगा। ओके, तो ये जो साइड है, एसेट का साइड है, ये आरबीआई को कमा के दे रहा है। ओके, इट इज गिविंग अर्निंग टू आरबीआई। और लाइबिलिटी का जब आप साइड देखोगे तो वो आरबीआई को जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपेंडिचर है आरबीआई का। बट द पॉइंट इज कि आरबीआई की टोटल लाइबिलिटी को आप देखोगे तो करेंसी 98% है, और करेंसी एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आरबीआई को कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता है। अगर आपके पास 100 रुपीज का नोट पड़ा हुआ है, ये आरबीआई की लाइबिलिटी है। जो आपके पास नोट पड़ा हुआ है, इसमें लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बेयरर करके, आपने देखा होगा, और आरबीआई गवर्नर का साइन होगा। ओके, अगर आपने एक साल 100 रुपीज का नोट अपने पास रखा, एक साल के बाद आप आरबीआई के पास जाते हो और कहते हो आपने प्रॉमिस किया था कि जब मैं ये नोट लेकर के आऊंगा तो आप इक्वल वैल्यू का कुछ मुझे रिटर्न करोगे, तो क्या रिटर्न करती है आरबीआई? 100 का आप नोट लेकर के जाओगे तो हो सकता है वो आपको 250 का नोट दे देगी। वैल्यू क्या होगा? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू हमेशा सेम होगा। दैट मीन्स कि जो बॉन्ड है, जो आरबीआई, जो करेंसी है, उसके ऊपर कोई भी इंटरेस्ट रेट आरबीआई नहीं देती है। ओके, एंड सिंस लाइबिलिटी का 98% कॉम्पोनेंट जो है, ऑलमोस्ट 95-98% का जो कॉम्पोनेंट है वो है करेंसी, तो आप सोचो कि 98% ऑफ द लाइबिलिटी के ऊपर कोई भी एक्सपेंस नहीं है, नो एक्सपेंस ऑफ आरबीआई। बट अगर आप एसेट साइड देखोगे आरबीआई का, वो सारा का सारा एसेट साइड जो आरबीआई का, वो आरबीआई को कमा करके दे रहा है, अर्न करके दे रहा है। ठीक है, ये जो डिफरेंस है, ये कंपोनेंट ही साइनियोरेज है। यूपीएससी पीवाईक्यू प्रीलिम्स 2025 का क्वेश्चन। ओके, कुछ और भी चीजें हैं साइनियोरेज में, बट ये चीज है कि जो आरबीआई की जो लाइबिलिटी है, मेजरली जो करेंसी प्रिंट करने के कारण, वो कुछ जो भी प्रिंट वो कर रहा है उसके करस्पॉन्डिंग वो कुछ एसेट खरीद रहा है। ठीक है, वो कुछ क्या कर रहा था? एसेट खरीद रहा था। जो भी करेंसी प्रिंट करी उसके करस्पॉन्डिंग एक एसेट खरीद रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीद रहा है, चाहे वो गोल्ड खरीद रहा है। तो एसेट, करेंसी के करस्पॉन्डिंग जो एसेट खरीदा गया उस पर तो आरबीआई अर्न कर रही है, वेदर गोल्ड के अप्रिशिएशन से हो रहा है या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर जो इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आरबीआई उससे कमा रही है। बट करस्पॉन्डिंगली उस एसेट के करस्पॉन्डिंग जो करेंसी है उसके ऊपर कोई एक्सपेंस नहीं है। देयरफॉर ये जो डिफरेंस है कि एक तरफ से अर्न किया जा रहा है, माइनस लाइबिलिटी जो 98% लाइबिलिटी है उसके ऊपर जीरो एक्सपेंस है, दिस इज द प्रॉफिट ऑफ आरबीआई। ये आरबीआई का रेवेन्यू है कहीं ना कहीं, एंड देयरफॉर जो आरबीआई की रेवेन्यू है वो इतनी ह्यूज रेवेन्यू है। ओके, इतना जो ह्यूज रेवेन्यू आरबीआई का यहीं से आता है, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज सेनियोरेज का कंसेप्ट। कभी इसको और ब्रॉड में देखेंगे कभी। ओके, ये आरबीआई का बैलेंस शीट है। इंपॉर्टेंट था बैलेंस शीट समझना, क्योंकि हम लोग को उसके बाद ही हाई पावर्ड मनी समझ में आएगा। ओके, सो हम लोग वापस अपने मेन टॉपिक पे चलते हैं। अगर तो हम लोगों ने क्या बात किया था कि मनी का, अगर हम लोग को मनी सप्लाई की बात करनी है, किसी चीज़ की सप्लाई की बात करनी है, तो पहले उसका होना जरूरी है, उसका क्रिएशन जरूरी है। ये क्रिएशन कौन कर रहा है? आरबीआई कर रही है। ओके, मनी क्रिएशन कौन कर रहा है? आरबीआई कर रही है। ये जो मनी क्रिएशन है ना, आपको कहीं ना कहीं इसको हम लोग हाई पावर्ड मनी कहते हैं। हाई पावर्ड मनी एक्चुअली में आरबीआई की जितनी लाइबिलिटी है ना, जितनी लाइबिलिटी है वो पूरी की पूरी हाई पावर्ड मनी है। हाई पावर्ड मनी जिसको हम लोग एच से रेफर करते हैं या एम नॉट से रेफर करते हैं, M0 कह लो या एच कह लो। ओके, तो ये जो टोटल लाइबिलिटी है सेंट्रल बैंक की, उसको हम लोग हाई पावर्ड मनी कहते हैं। बट सिंस 98% लाइबिलिटी जो है वो करेंसी में है, 98% लाइबिलिटी करेंसी में है, तो टोटल लाइबिलिटी इज द हाई पावर्ड मनी। तो हम लोग मेजरली कहते हैं कि जो भी करेंसी इन सर्कुलेशन है वही जो है हाई पावर्ड मनी है। ओके, सिंपलिस्टिकली समझने के लिए। ओके, सो मनी का क्रिएशन किया है आरबीआई ने। कैसे क्रिएशन किया था? कि प्रिंट किया, प्रिंट करके किसी प्राइमरी डीलर को दिया। ओके, प्रिंट करके जो है वो प्राइमरी डीलर को दिया और उसके बदले में कुछ एसेट अपने पास खरीद लिया। ओके, दिस इज द प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन। इसको हम लोग M0 अभी से रेफर करेंगे। ओके, या फिर H कह लो आप। ठीक है, उसके बाद ये पैसा बैंकिंग सिस्टम में भी आएगा। बैंकिंग सिस्टम में आने पे मनी मल्टीप्लाई होता है। कैसे होता है? बहुत अच्छे से हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। एंड देन जो पैसा है मेरे और आपके पास पहुंचता है तो उसको हम लोग MS कहते हैं, दैट इज मनी सप्लाई कहते हैं। ओके, ये चीज़ है। ओके, सो M0 की अगर हम लोग बात करें, हाई पावर्ड मनी की बात करें, अगर M0 की बात करें या फिर H जिसको कह रहे हो आप हाई पावर्ड मनी, ये क्या क्या है? किस किस चीज़ों को हम लोग बोलेंगे कि ये हाई पावर्ड मनी है? हाई पावर्ड मनी क्या है? टोटल लाइबिलिटी ऑफ द आरबीआई जो बात कर रहे हैं। तो ये क्या है? इसका फॉर्मूला है कि C, दैट इज करेंसी इन सर्कुलेशन, करेंसी इन सर्कुलेशन विथ जनरल पब्लिक, मेरे और आपके पास जो है, ठीक है, प्लस
प्लस क्या है, आरबीआई ने जो पैसा प्रिंट किया था वो कुछ बैंकिंग के भी पास है, बैंक्स के भी पास है, ठीक है, तो बैंक्स के पास है, तो बैंक्स का जो पैसा है, ठीक है, वो क्या है, रिजर्व्स केप्ट विथ आरबीआई, ठीक है, जो भी रिजर्व आरबीआई के साथ रह रहा होता है, जो बैंक्स ने रखा होता है आरबीआई के पास, वो भी लाइबिलिटी है, और टोटल करेंसी जो सर्कुलेशन में है वो भी पार्ट है इसका, जो रिजर्व है वो भी पार्ट है इसका, और कुछ और अदर डिपॉजिट्स है आरबीआई के पास, कुछ और भी अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। तो अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या आता है, अदर डिपॉजिट्स लाइक आपको देखने को मिलेगा कि अदर डिपॉजिट्स में कि जो जनरल पब्लिक के पास पैसे नहीं है, लाइक सपोज कि किसी क्वासी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के पास है, जैसे आप समझो कि नाबार्ड, ठीक है, नाबार्ड का कुछ पैसा है, वो जो है वो नाबार्ड ने अपने कुछ पैसे को, या फिर आप कह लो कि कोई फॉरेन एंटिटी है, कोई फॉरेन एंटिटी ने या फॉरेन गवर्नमेंट ने इसने अपने पैसे जो है आरबीआई के पास रखे हुए हैं, अपने आरबीआई के रिजर्व में रखे हुए हैं, ठीक है, होता है ऐसा, बिल्कुल। तो ये जो डिपॉजिट्स है ना, क्वासी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन का, फॉरेन एंटिटीज का पैसा जो आरबीआई के पास रखा हुआ है, वो भी ऐड होता है। Therefore, high powered money is equal to C, that is currency in circulation, plus reserves of bank kept with RBI, ठीक है, reserves of bank kept with RBI, और जो इनका वॉल्ट कैश है, जो बैंक्स है उसका जो वॉल्ट कैश है, वॉल्ट कैश क्या होता है, जो बैंक होते हैं ना, लेट्स सपोज एसबीआई, वो कुछ पैसा अपने वॉल्ट में रखती है, कुछ पैसा वॉल्ट में रखती है, तो टिल द टाइम वो वॉल्ट में है ना, टिल द टाइम वो वॉल्ट में है, तो वो वॉल्ट में होने के बाद जो है वो क्या है, वो इसका पार्ट है, हाई पावर्ड मनी का पार्ट है। क्यों? क्योंकि ये भी जो पैसा है उसके ऊपर भी जो है वो आरबीआई की लाइबिलिटी है, वो आरबीआई की लाइबिलिटी। और क्या हम लोगों ने बोला, एक अदर डिपॉजिट्स की बात की कि फॉरेन गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन की, फॉरेन एंटिटी की, क्वासी गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन की, ओके, ये जो पैसा है, दिस इज टोटल हाई पावर्ड मनी, ओके, दिस इज व्हाट टोटल हाई पावर्ड मनी। बट एक चीज आपको समझना है कि अगर हम लोग वॉल्ट कैश की बात कर रहे हैं, तो आरबीआई के पास जो आरबीआई का कुछ पैसा है, लेट्स सपोज, ठीक है, और उसने अपने वॉल्ट में रखा है, उसने अपने वॉल्ट में रखा हुआ, तो क्या ये हाई पावर्ड मनी में कैलकुलेट होगा, लाइबिलिटी में कैलकुलेट होगा? नहीं होगा। लाइबिलिटी इज की ऑब्लिगेशन आपका आरबीआई का किसी और के प्रति है, किसी और को लेकर के है, खुद का पैसा आरबीआई के लिए लाइबिलिटी नहीं होगी, ओके, खुद का पैसा लाइबिलिटी नहीं होगी, तो उनके वॉल्ट में जो उसको हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे, ओके। सो दैट इज हाई पावर्ड मनी, M0 ये कॉम्पोनेंट है, हाई पावर्ड मनी या फिर M0 कह लो, दैट इज करेंसी इन सर्कुलेशन with the general public, reserves of bank kept with the RBI, and other deposits, that is deposit of the quasi governmental institution like NABARD या फिर foreign entities का पैसा, this is high powered money, M0। अब ये M0 जो पैसा है, ओके, ये जो M0 मनी की हम लोग बात कर रहे हैं, हाई पावर्ड मनी की बात कर रहे हैं, ये पैसा अब आता है बैंक के पास, ये पैसा आ रहा है बैंक के पास है, या फिर ये जो पैसा है ये मेरे और आपके पास भी है। सिंपलिस्टिकली अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम लोग अदर डिपॉजिट्स को भी छोड़ते हैं और समझते हैं कि ये पैसा क्या है, करेंसी इन सर्कुलेशन भी है, करेंसी इन सर्कुलेशन मतलब मेरे और आपके जेब में जो पैसे पड़े हुए हैं, ठीक है, या फिर बैंक्स के पैसे जो आरबीआई के पास पड़े हुए हैं, ओके। एंड व्हेन आई एम सेइंग कि करेंसी इन सर्कुलेशन की बात करें हम लोग, तो कॉइन एंड नोट जो भी हमारे पास है, ओके, ठीक है, तो ये चीज़ है, ये M0 का ये सारा कॉम्पोनेंट है। अब इसका क्या होगा, ठीक है, ओके, यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जब ये पैसा, जब ये जो पैसा है अगर ये बैंकिंग सिस्टम में आता है, बैंकिंग सिस्टम में इंट्रोड्यूस होता है, तो इस पैसे का क्या होता है, इसको जो बैंकिंग सिस्टम में आता है तो पैसा मल्टीप्लाई होता है, पैसे क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। कैसे मल्टीप्लाई होता है वो भी हम लोग देखेंगे, ओके। सो यस, ठीक है, इसके लिए दो चीज़ हम लोग समझेंगे मनी मल्टीप्लिकेशन के लिए। मनी मल्टीप्लिकेशन डिपेंड करता है, एक तो एक रेशो होता है, फर्स्ट रेशो, मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर M की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, मनी मल्टीप्लिकेशन, ओके। सो मनी मल्टीप्लिकेशन की हम लोग बात करें तो हम लोग को दो रेशो पढ़ना होगा और उस दो रेशो के थ्रू समझ में आएगा। तो हम लोग पहले इन दो रेशो को अच्छे से समझेंगे। एक रेशो होता है करेंसी टू डिपॉजिट रेशो, करेंसी डिवाइडेड बाय डिपॉजिट ऑफ व्हाट, कि आपके पास जो पैसे पड़े हुए थे, लेट्स सपोज आपके पास 1000 रुपीज़ है, आपने क्या चूज किया है कि आप कैश अपने पॉकेट में कितने पैसे रखोगे और आप बैंक में कितने डिपॉजिट करोगे, ठीक है, बैंक में अपने डिमांड डिपॉजिट में या फिर किसी भी डिपॉजिट में आप कितना डिपॉजिट करोगे। तो लेट्स सपोज कि आपने सोचा कि मैं करेंसी कैश अपने पास रखूंगा 200 और डिपॉजिट में 800 कर दूंगा, ठीक है, तो करेंसी डिपॉजिट रेशियो क्या हो जाएगा, दैट इज 25%,
ठीक है, 200/800 इंटू 100 25% हो जाएगा। ये है करेंसी डिपॉजिट रेशो। दैट इज आप कितना कैश अपने पास रखते हो वर्सेस आप अपने पैसे को कैश रखने के बाद जो पैसा बचा है उसमें से कितने पैसे को आप डिपॉजिट कर दे रहे हो। दिस इज करेंसी टू डिपॉजिट रेशो। ओके, सेकेंड रेशो होता है रिजर्व डिपॉजिट रेशो। इसको हम लोग समझेंगे, बट उसको समझने से पहले हम लोग एक बार समझेंगे कि करेंसी टू डिपॉजिट या फिर कैश टू डिपॉजिट जो हम लोग बोल रहे हैं ये किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। अगर हम लोग बात करेंगे कि कुछ पैसे आप अपने पॉकेट में रख रहे हो कैश डिवाइडेड बाय अपने पैसे का कुछ पैसे आप डिपॉजिट पे कर रहे हो, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। लेट्स सपोज कि फेस्टिवल सीजन आने वाला है। फेस्टिवल सीजन में क्या होगा, आपका ट्रांजैक्शन बहुत ज़्यादा होगा, आपको हर पर डे कुछ ना कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अभी तो चीज़ें बहुत आसान है यूपीआई की मदद से, एंड देयरफॉर हम लोग यूपीआई का भी इम्पैक्ट देखेंगे कि कैश टू डिपॉजिट पे टेक्नोलॉजी का क्या इम्पैक्ट होता है। बट अगर फेस्टिवल सीजन है तो आप क्या करोगे, ट्रांजैक्शन डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा होगा, देयरफॉर यू वुड प्रेफर कि मैं कैश अभी थोड़ा ज़्यादा रखूँ वर्सेस डिपॉजिट के। अभी तो यूपीआई है, बट सोचो कि पहले लाइन लगना होता था एंड देन डिपॉजिट लिया जाता था, तो आपको डेली अगर लाइन लगना पड़ता फेस्टिवल के सीजन में तो कितनी मुश्किल होती। तो आप क्या करते, एक दिन बैंक जाते या फिर आपकी सैलरी आती तो आप मैक्सिमम उस सैलरी में से जितने की जरूरत है उतने कैश को रखते, ज़्यादा से ज़्यादा कैश रखते। तो या तो फेस्टिवल सीजन है और क्या, जैसे मैंने बोला कि टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करता है। टेक्नोलॉजी कैसे, लेट्स सपोज यूपीआई की एग्जांपल लेते हैं। पूरे इंडिया में ये इतना बड़ा सक्सेस स्टोरी है कि कोई अब कैश नहीं रखता है। तो कैश इज टू डिपॉजिट को अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम लोगों के पैसे डिपॉजिट में, और डिपॉजिट में तो डिपॉजिट बहुत इंक्रीज हुआ और कैश बहुत कम है। दैट मीन्स क्या हुआ है, आपको ये जो रेशो है सीडीआर का, ये रेशो बहुत कम हो गया, विच इज़ अ गुड थिंग, सीडीआर का रेशो कम होना। ओके, सो सेकंड थिंग इज टेक्नोलॉजी पे भी डिपेंड करेगा। ओके, थर्ड थिंग और किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वो इस पे भी डिपेंड करेगा कि इकोनॉमी का नेचर क्या है। नेचर ऑफ इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा। हम लोग नेचर ऑफ इकोनॉमी की बात करें अगर, ठीक है, इकोनॉमी कितनी फॉर्मलाइज्ड है या फिर इनफॉर्मलाइज्ड है। इकोनॉमी जितनी फॉर्मलाइज्ड होती है, इकोनॉमी जितनी फॉर्मलाइज्ड होती है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा जो आपकी सैलरी वैल्यू है ना वो आपको डिपॉजिट्स में दिखेगा। क्यों, जब इकोनॉमी फॉर्मलाइज्ड होती है, लेट्स सपोज कि फॉर्मलाइज कैसे किया गया, तो लेबर लॉज लाए गया, ठीक है। अभी आप देखोगे कि 4 लेबर कोड्स लाएगा, उसमें मैंडेटरी कर दिया गया कि जो पैसा है वो कैश में नहीं, वो आपको डिपॉजिट में बैंक के ही थ्रू देना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, डिपॉजिट्स बढ़ेगा बैंक में, कैश कम होगा। पहले सैलरी कैश में दे दी जाती थी हाथ में। ओके, तो इकोनॉमी जितना फॉर्मलाइज्ड होगा, नेचर ऑफ इकोनॉमी जितनी फॉर्मलाइज्ड होगी उतना ज़्यादा कैश टू डिपॉजिट रेशो कम होगा। क्यों, क्योंकि डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ओके, इनफॉर्मलाइज जितना होगा तो कैश टू डिपॉजिट रेशो माना जाता है कि उसमें जो है वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा होगा। ओके, नेचर ऑफ इकोनॉमी पे डिपेंड करता है। अच्छा, इकोनॉमी की अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमी के ट्रस्ट पे भी डिपेंड करता है कि आपको कितना भरोसा है बैंकिंग सिस्टम पे। इफ़ यू बिलीव कि बैंक्स आर नॉट गोइंग टू फॉल तो आप अपने पैसे को डिपॉजिट में रखोगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं पैसे अपने यश बैंक में रख दूं और यश बैंक डूब जाएगा कल को, तो आप अपने पैसे यश बैंक में नहीं रखोगे। एंड ओवरऑल अगर इकोनॉमी में बैंकिंग सिस्टम की स्थिति अच्छी नहीं है, कंडीशन अच्छी नहीं है, तो व्हाट यू वुड प्रेफर, आप सोचोगे कि ये बैंक मेरा पैसा लेके डूब जाएगा, देन यू वुड प्रेफर कि कैश ज़्यादा से ज़्यादा मेरे पास, ताकि मेरे पैसे डूबे नहीं। ओके, सो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि ट्रस्ट इन दी बैंकिंग सिस्टम पे बहुत डिपेंड करता है, नेचर ऑफ इकोनॉमी पे डिपेंड करेगा, टेक्नोलॉजी के चेंजेस पे डिपेंड करेगा, अगर कुछ लोकल फेस्टिवल की कुछ बातें हो रही है, इन चीज़ों पे कैश टू डिपॉजिट रेशो डिपेंड करता है। कैश टू डिपॉजिट रेशो कैसे मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को इम्पैक्ट करेगा हम लोग आगे देखेंगे, बट फर्स्ट थिंग इंपॉर्टेंट इज कि हम लोग दोनों रेशो को समझें। ओके, दिस इज द फर्स्ट रेशो। ओके, सेकेंड हम लोग बात करें, दैट इज सेकेंड रेशो, दैट इज कॉल्ड रिजर्व डिपॉजिट रेशो। रिजर्व डिपॉजिट रिजर्व डिपॉजिट रेशो, आरडीआर कहते हैं, ठीक है, आरडीआर कहते हैं, रिजर्व डिपॉजिट रेशो। क्या है रिजर्व डिपॉजिट रेशो? कि रिजर्व डिपॉजिट रेशो है कि आप बैंकिंग के सिस्टम को समझो। आरबीआई का काम क्या है? आरबीआई का जो मेजर काम है, मैंने बहुत बार बताया कि आरबीआई का जो सबसे मेजर काम है वो है ट्रस्ट इन द इकोनॉमी, ट्रस्ट इन द बैंकिंग सिस्टम को मेंटेन रखना। आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, आप बैंक में डिपॉजिट करते हो, बैंक आपके डिपॉजिट से कुछ लोन करती है, ठीक है, एंड जो बीच का फायदा होता है बैंक उससे प्रॉफिट कमाती है। लोन 8% पे देती है और आपको डिपॉजिट 2% पे देती है। दैट मीन्स बैंक ने खर्चा कितना किया, आपने डिपॉजिट किया था तो बैंक आपको 2% दे रही है।
बट बैंक जब लोन दे रही होती है तो लोन जिसने लिया है वो बैंक को 8% पर रिटर्न कर रहा है, तो जो बैंक की प्रॉफिट है वो है 6% का। यही चीज़ क्या है, स्प्रेड कहलाता है। ठीक है, ये स्प्रेड है। ठीक है, इसी से बैंक कमाती है। आरबीआई का काम क्या है, आरबीआई का काम है कि वो बैंकिंग सिस्टम में ट्रस्ट को मेंटेन रखे, वो ट्रस्ट को मेंटेन रखे। अब आप सोचो कि बैंक्स को, अगर बैंक्स के पास सब जो है वो डिपॉजिट अपने जमा करें और बैंक्स लोन दे रही है, अगर आपके सारे के सारे पैसे बैंक जो है वो लोन में डाल दें, ठीक है, आज आपने डिपॉजिट कर दिया बैंक के पास, 100 रुपीज़ डिपॉजिट कर दिया, बैंक के पास और भी लोगों के डिपॉजिट थे, और भी लोगों के डिपॉजिट थे, ठीक है, 300 डिपॉजिट था, एंड बैंक ने इसे लोन कर रखा है, लोन कर रखा है, इस 300 रुपीज़ का लोन कर रखा है। कल को आप आ जाते हो और बैंक ने सारे के सारे पैसे, जो 300 उसके पास डिपॉजिट था, वो पूरा का पूरा लोन कर दिया है। कल आप अगले दिन ही आपको अपने पैसे की जरूरत पड़ जाती है और आप बैंक में चले जाते हो और कहते हो कि मेरा डिपॉजिट मुझे वापस करो, मेरा डिपॉजिट वापस करो। क्या बैंक आपके पैसे रिटर्न कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। क्यों? क्योंकि उसने लोन दे रखा है, लोन किसी पर्सन को दे रखा है। द मोमेंट आपको लगेगा कि बैंक ट्रस्टेबल नहीं है, कि बैंक में मैंने डिपॉजिट किया था और वो मेरे पैसे डिपॉजिट के वापस नहीं कर पा रहा है, आपका ट्रस्ट कम हो जाएगा। इस ट्रस्ट को कम नहीं होने देना ही आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देयरफॉर आरबीआई ने एक सिस्टम निकाला हुआ, वो है रिजर्व डिपॉजिट रेशो। ओके, रिजर्व डिपॉजिट रेशो लॉ ऑफ एवरेजेस पे काम करता है, हम लोग आगे देखेंगे। ओके, रिजर्व डिपॉजिट रेशो ये है कि आरबीआई कहती है कि बैंक्स को कहती है कि आपके पास जो भी डिपॉजिट आया है, आपके पास जो भी डिपॉजिट आया है, आप लोन करने से पहले, आप लोन करने से पहले उस डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज ऑफ एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लाइबिलिटीज, क्या है इसको हम लोग समझेंगे। ओके, आप सिंपली समझो कि जो डिपॉजिट है, एनडीटीएल छोड़ दो अभी, आप समझो कि डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ द डिपॉजिट जो है वो आपको सेट असाइड करना पड़ेगा, आपको रिजर्व रखना पड़ेगा, एंड जो बच गया पैसा उसका आप लोन कर सकते हो, रेस्ट पैसे का आप लोन कर सकते हो। ओके, तो ये सिस्टम काम कैसे कर रहा है? ओके, लेट्स सपोज कि आरबीआई ने बोला कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट, तो लेट्स सपोज कि ये परसेंटेज है 20%, ये परसेंटेज है 20%। ओके, सो आपने डिपॉजिट किया, आपने डिपॉजिट किया था बैंक में 100 रुपीज़, ठीक है, 100 रुपीज़ डिपॉजिट किया, आरबीआई को बोला गया, बैंक को बोला गया, आरबीआई ने मैंडेट किया कि बैंक को कि सर्टेन परसेंटेज 20% आपको रिजर्व की तरह रखना पड़ेगा, तो बैंक ने इसमें से 20 रुपीज़ निकाल के रख दिए। तो बैंक लोन कितना कर सकता है? 80 रुपीज़ का लोन कर सकता है, रुपीज़ 80 का लोन कर सकता है, ठीक है। अगर आप अगले दिन चले जाते हो बैंक, अगर आप अगले दिन बैंक जाते हो नेक्स्ट डे और आप कहते हो कि मुझे अपने डिपॉजिट के 100 रुपीज़ चाहिए, अगर आप कहते हो, तो क्या अभी भी इसके बावजूद कि आरबीआई ने मैंडेट कर रखा था कि 20%, दैट इज 100 का 20% 20 रुपीज़ के बावजूद भी क्या बैंक आपको आपके सारे पैसे लौटा पा रही है? नहीं, बैंक आपको मैक्सिमम 20 रुपीज़ ही लौटा पा रही है। फिर तो ट्रस्ट फिर से कम होना चाहिए, ट्रस्ट तो फिर से कम होना चाहिए, बट ट्रस्ट कम क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज यहाँ पे लॉ ऑफ एवरेजेस काम करता है। लॉ ऑफ एवरेजेस ये है कि बैंक में डिपॉजिट बस आपका नहीं है, मल्टीपल लोगों का है, और बैंक ने लोन्स भी मल्टीपल लोगों को दे रखा है, ठीक है। एंड एक ऑब्जर्व किया जाएगा कि ठीक है, डेली हर एक इंडिविजुअल अपना पैसा लेने के लिए नहीं आ जाएगा, जो इंडिविजुअल है एक साथ नहीं पहुंच जाएंगे अपने पैसे को लेने के लिए, ठीक है। एक दिन पर्सन 1 पहुंच रहा है, एक दिन पर्सन 2 पहुंच रहा है, एक दिन पर्सन 3 पहुंच रहा है, ठीक है, सबके पैसे हैं, एंड लेट्स सपोज कि सबके 100 रुपीज़ थे, सबके 100 रुपीज़ थे, ठीक है। 5 लोगों के अगर 500 रुपीज़ हैं तो 500 का 20% इनको साइड करके रखना पड़ेगा, दैट इज व्हाट, दैट इज 100 रुपीज़ को रिजर्व रखना पड़ेगा, दैट इज 500 रुपीज़ का डिपॉजिट का 20%, ठीक है, दैट इज 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ रिजर्व रखा गया, दैट मीन्स 500 का लोन कितना किया जा सकता है? तो टोटल लोन 400 रुपये का किया गया। अब आप चले जाते हो बैंक के पास, अगले दिन पर्सन 1 जाता है और कहता है मुझे 100 रुपीज़ वापस चाहिए, तो बैंक जो ये 100 रुपीज़ है ये आपको रिटर्न कर देगी। ये इस अजम्पशन पे काम कर रहा है कि एवरी डे हर इंडिविजुअल अपने पैसे को लेने के लिए नहीं आएगा, और इस तरीके से सिस्टम काम करता है, एंड देयरफॉर लॉ ऑफ एवरेजेस के कारण बैंक में कहीं ना कहीं ट्रस्ट जो है बैंकिंग सिस्टम में मेंटेन्ड है। ओके, दिस इज रिजर्व डिपॉजिट रेशो विच इज मैंडेटेड बाय द आरबीआई, एंड आरबीआई सेज टू बैंक कि आपको डिपॉजिट का सर्टेन परसेंटेज ऑफ योर डिपॉजिट हैज टू बी सेट असाइड, उसको आपको अलग से रखना पड़ेगा, एंड दैट इज देयरफॉर द नेम सेज
रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ द डिपॉजिट, ठीक है, रिजर्व डिपॉजिट रेशो, ठीक है। रिजर्व डिपॉजिट रेशो मतलब रिजर्व डिवाइडेड बाय द डिपॉजिट इनटू 100 कर लो, ठीक है, ये चीज़ है। तो ये अभी वाले एग्जांपल में हम लोगों ने 20% किया था कि डिपॉजिट का आपको 20% जो वो रिजर्व रखना पड़ेगा। दिस इज आरडीआर। इन दो रेशियोज को समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम लोग मनी के मल्टीप्लिकेशन को समझ पाए। ओके, सो हम लोग कह रहे थे कि मनी क्रिएटेड वाज व्हाट, एम नॉट हाई पावर्ड मनी क्रिएटेड डायरेक्टली बाय द आरबीआई, डायरेक्टली बाय आरबीआई। देयरफॉर M0 पे, M0 पे या हाई पावर्ड मनी पे किसका डायरेक्ट कंट्रोल है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कंट्रोल है। ओके, ये पैसा जब बैंकिंग सिस्टम में पहुंच रहा है तो अब हम लोग देखेंगे कि ये बैंकिंग सिस्टम में मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है। ओके, ठीक है। एंड मल्टीप्लीकेशन के बाद जब पैसा आपके और मेरे पास पहुंचेगा तो हम लोग उसे मनी सप्लाई बोलेंगे। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। मनी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर, मनी मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है हम लोग दोनों रेशो के थ्रू समझेंगे। सीडीआर को भी यूज करेंगे, इसलिए हमने उस एग्जांपल और इन दोनों रेशो को पहले समझा है बिकॉज इसका यूज है मनी मल्टीप्लिकेशन के लिए, ठीक है। सो आरबीआई की बात करते हैं। आरबीआई ने क्या किया था? आरबीआई ने प्राइमरी डीलर को प्रिंट करके पैसे दे दिए थे 1000 रुपीज, और प्राइमरी डीलर से, सॉरी यहाँ नहीं प्राइमरी डीलर है, प्राइमरी डीलर यहाँ पे, जिसको 1000 रुपीज प्रिंट करके दिया गया एंड उसके बदले में एसेट कुछ ले लिया गया, ठीक है। प्राइमरी डीलर ने ये पैसा इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इकोनॉमी में है 1000 रुपीज। लेट्स सपोज मेरे और आपके पास पड़े हुए हैं ये 1000 रुपीज। 1000 रुपीज जो मेरे और आपके पास पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे पहले मेरे अकाउंट में अगर मेरे पास अगर 1000 रुपीज पड़े हुए हैं तो मैं इसमें से फिर सीडीआर चीज सोचूंगा कि क्या फेस्टिवल है क्या, या फिर टेक्नोलॉजी है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट ही रखता हूँ, कौन ये झंझट पाले कि कल को मेरे पैसे चोरी हो जाए। वो सारे फैक्टर्स जो हम लोगों ने पढ़े थे, इसके बेसिस पे आपने डिसाइड किया कि मुझे 200 रुपीज़ कैश रखना चाहिए, 200 रुपीज़ कैश रखना चाहिए और 800 रुपीज़ जो है वो मुझे डिपॉजिट कर देना चाहिए बैंक में, ठीक है। ये है एक एग्जाम्पल, ओके। अब ये 800 रुपीज़, दैट मीन्स व्हाट, ये जो सीडीआर की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये कैसा फैक्टर है? एक बिहेवियरल फैक्टर है। ये आपके और मेरे बिहेवियर पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि इकोनॉमी अच्छा काम कर रहा है तो मैं बैंकिंग सिस्टम पर मेरा भरोसा बहुत ज़्यादा है तो मैं डिपॉजिट ज़्यादा से ज़्यादा रखूंगा। बट हो सकता है कि आपको उतना डिपॉजिट पे भरोसा नहीं, आपको बैंकिंग सिस्टम पे भरोसा नहीं, तो आप डिपॉजिट कम रखोगे, कैश ज़्यादा रखोगे, क्या। सो क्या है, ये एक बिहेवियरल फैक्टर है, करेंसी टू डिपॉजिट रेशियो, कैश टू डिपॉजिट रेशियो। एक एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि 200 रुपीज़ का जो है कैश आपने पॉकेट में रखा और 800 रुपीज़ आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया। ओके, द मोमेंट डिपॉजिट इंट्रोड्यूस हुआ, अब हम लोग उस एग्जाम्पल को लेते हैं, ठीक है। तो डिपॉजिट ऑफ 800 रुपीज़ आया है, तो हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए थे। 1000 रुपीज़ था मेरे पास, मैंने 200 चूज़ किया कि मैं अपने पास रखूँगा कैश में, और मैंने डिपॉजिट कर दिया बैंक में 800 रुपीज़। बैंक इस 800 रुपीज़ का बैंक के पास डिपॉजिट आ चुका है। बैंक को यहाँ पे रिजर्व डिपॉजिट रेशो के थ्रू आरबीआई ने मैंडेट किया कि आपको इसमें से लेट्स सपोज कि 20% पैसा जो है, ठीक है, 20% पैसा रिजर्व में रखना पड़ेगा। आरडीआर परसेंटेज क्या है? 20% है, दैट इज, इसको हम लोग 25% कर लेते हैं फॉर सिंप्लिसिटी, दैट इज 1/4, दैट इज 200 रुपीज़ जो है वो सेट असाइड करके रखना पड़ेगा। तो बैंक लोन कितना दे सकती है? 800 माइनस 200 दैट इज 600 का लोन कर सकती है, ठीक है। ओके, 600 का लोन की, लोन इसने 600 का किसी पर्सन 2 को किया, ठीक है, दिस वाज पर्सन 1, दिस इज पर्सन 2। इस पर्सन 2 को उस पूरे 600 का जो लोन लिया उसकी ज़रूरत थी तो उसने स्पेंड कर दिया। लेट्स सपोज इसने पूरा ही स्पेंड कर दिया, 600 रुपीज़ पूरा का पूरा इकोनॉमी में स्पेंड कर दिया। इकोनॉमी में स्पेंड किया तो वो किसी थर्ड पर्सन के ही पास आया होगा, ठीक है। स्पेंड करके इसने लेट्स सपोज कि किसी को बेच दिया, ठीक है, या फिर जो है किसी तरीके से इकोनॉमी में पहुंचा, इकोनॉमी में वो आपके और मेरे किसी के भी पास पहुंचेगा। पर्सन 3 फिर क्या डिसाइड करेगा कि वो भी डिसाइड करेगा कि मेरे पास जो 600 रुपीज़ पहुँचा है, मेरे पास जो 600 रुपीज़ पहुँचा है उसमें से इसने भी डिसाइड किया कि मैं 600 में से लेट्स सपोज इसने डिसाइड किया कि मैं 150 रुपीज़ जो है एज अ कैश रख लूँगा, इसे भी लगा कि कैश की जो ज़रूरत है, ठीक है। एंड डिपॉजिट जो है मैं रेस्ट को मैं डिपॉजिट कर दूँ, ठीक है, फॉर 50 रुपीज़ को वो डिपॉजिट कर रहा है। ओके, इस तरीके से चीज़ें जो है चलती रहेंगी, इस तरीके से आगे चलता रहेगा।
₹450 जो डिपॉजिट किया गया है किसी बैंक में डिपॉजिट किया है, तो बैंक को फिर क्या करना पड़ेगा, आरडीआर रखना पड़ेगा। तो आरडीआर कितना हो जाएगा, 450 का 25%, 1/4, ठीक है। बट हम लोग ये इस तरीके से बढ़ता जाएगा, हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ तक ही देखते हैं, ठीक है, ताकि इकोनॉमी को समझ पाए। दैट इज कि आपने स्टार्ट कितने से किया था, आप देखो आपने स्टार्ट कितने से किया था, ₹1000 से आपने स्टार्ट किया था। अब मनी सप्लाई कितना है इकोनॉमी में, मनी सप्लाई क्या होता है, हम लोग एक एक एग्रीगेट को समझेंगे। सिंपली अभी एक चीज आप समझना, मनी सप्लाई इज अबाउट कैश प्लस डिमांड, जो डिपॉजिट है, डिपॉजिट कितना और कैश कितना है, ठीक है, दिस इज मनी सप्लाई। सिंपल समझने के लिए, आगे इसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड होती है, बट जो मेजर चीज़ है वो ये है कि कैश कितना और डिपॉजिट कितना है। तो मनी सप्लाई को अगर हम लोग इकोनॉमी में समझे कि फाइनली मेरे और आपके पास इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है वो कितना, उसको कैलकुलेट करते हैं अगर, तो सारे कैश और सारे डिपॉजिट को आप ऐड कर दो। तो फर्स्ट पर्सन के आप कैश देखोगे तो कितना था, 200 प्लस 800 का डिपॉजिट, ठीक है। पर्सन 2 के पास आया तो पर्सन 2 ने क्या कुछ कैश रखा था अपने पास, नहीं। क्या उसने कुछ डिपॉजिट किया था, नहीं। तो मैं लिख देता हूँ पर्सन 1, ठीक है, दिस इज पर्सन 2। वो पैसा जो 600 पर्सन 3 के पास आया था, याद कीजिए पर्सन 3 के पास आया, ये पर्सन 3 के पास, इसने 600 में डिसाइड किया कि मैं 150 रुपीज़ कैश रखूंगा और 450 रुपीज़ मैं बैंक में डिपॉजिट कर दूंगा, ठीक है। हम लोग अभी इसी 3 को लेकर के समझते हैं, ठीक है, ओके, ये 3 सिस्टम को। तो कितना हो गया टोटल, दैट इज 1000 प्लस जीरो इज जीरो एंड 150 प्लस 450 इज 600, ठीक है। दैट मीन्स व्हाट, पैसा था कितना, एक्चुअल इकोनॉमी में पैसा कितना ही था, ओनली 1000 रुपीज था। इसी 1000 रुपीज का बढ़ के 1600 हो चुका है। दिस वॉज द हाई पावर्ड मनी। कौन सा पैसा था, वो 1000 रुपीज था जो आरबीआई ने क्रिएट करके प्राइमरी डीलर के थ्रू इकोनॉमी में इंट्रोड्यूस किया था। मेरे और आपके पास मनी सप्लाई कितना पहुंचा है इकोनॉमी में, 1600। मनी मल्टीप्लीकेशन कितना हो चुका है, 1600 डिवाइडेड बाय 1000, ms डिवाइडेड बाय m नॉट इज द मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ये मनी मल्टीप्लिकेशन कितना है, 1.6 है। मतलब अगर इकोनॉमी में 2000 रुपीज आरबीआई इंट्रोड्यूस करती तो वो इकोनॉमी में 3200 की तरह घूम रहा होता। अगर इकोनॉमी में आरबीआई ने 3000 इंट्रोड्यूस किया होता तो वो 4800 की तरह घूम रहा होता। पैसे अभी भी इकोनॉमी में 1000 ही हैं, पैसे 2000 ही हैं, पैसे 3000 ही हैं, बट घूम कितना रहा है, कितना सर्कुलेट हो रहा है एक्चुअल में, 1600, 3200, 4800, ओके। दिस इज मनी मल्टीप्लीकेशन, ओके, दिस इज मनी मल्टीप्लीकेशन। सो ये था मनी मल्टीप्लीकेशन, दैट डिपेंडेड ऑन व्हाट, कि कैश टू डिपॉजिट रेशियो कितना है और रिजर्व डिपॉजिट रेशियो कितना है। एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग एक बार देखेंगे ना कि कैश टू डिपॉजिट रेशियो को अगर आप बढ़ाते हो या घटाते हो तो क्या इंपैक्ट होगा, रिजर्व डिपॉजिट रेशियो को अगर आप बढ़ाते हो या घटाते हो तो क्या इंपैक्ट होगा। ओके, सेम एग्जाम्पल को देखते हैं ताकि हम लोग समझ पाए। जब हम लोग सीडीआर का इंपैक्ट देख रहे हैं ना, तो फिलहाल सिंप्लिसिटी के लिए आरडीआर को कांस्टेंट कर देते हैं। कांस्टेंट एज इन पिछली बार हम लोगों ने कितना लिया था, 25% का मारा था ना, ठीक है, इसको कर देते हैं। और सीडीआर पिछली बार कितना था, 200 डिवाइडेड बाय 800, इट वाज आल्सो 25%। इसको ना इस बार हम लोग देखते हैं कि अगर सीडीआर बढ़ जाता है तो क्या होगा, और आरडीआर को कांस्टेंट रखते हैं ताकि हम लोग बस सीडीआर के इंपैक्ट को समझ पाए। ओके, तो 1000 रुपीज इकोनॉमी में, 1000 रुपीज इकोनॉमी में पर्सन 1 के पास था और इसने डिसाइड किया इस बार कि मैं 50% जो है पैसा जो है वो कैश की तरह रखूंगा। दैट इज 500 उसने कैश रख लिया और 500 उसने कैश और डिपॉजिट। ये डिपॉजिट जब बैंक के पास आया 500, तो आरडीआर को हम लोग मेंटेन रखते हैं, दैट इज 25% का, ठीक है। दैट इज 500 का 25% जो है पैसा, ठीक है। ये आपको कितना हो जाएगा, थोड़ा तो बीच में आ जाएगा, ओके, 125 हो जाएगा, ठीक है, 125, ठीक है, 125 रुपीज़, ठीक है, 125 को साइड कर दिया गया और 500 में से 125 चला गया तो आपको कितना बच गया, 375 रुपीज़। तो 375 का लोन कर सकती है बैंक। ये लोन किसी पर्सन 2 के पास आया था, पर्सन 2 ने पूरा का पूरा इकोनॉमी में स्पेंड कर दिया, स्पेंड किया, तो किसी पर्सन 3 के पास आया। पर्सन 3 के पास जब ये 375 रुपीज़ आया तो इसने डिसाइड किया, इस 375 में लेट सपोज किसने डिसाइड किया कि मैं कुछ पैसे जो है, लेट सपोज कि हम लोग क्या बात कर रहे थे कि सीडीआर कितना है इकोनॉमी में, 50% का सीडीआर है, ठीक है, 50% का सीडीआर है। तो 375 का जो आपको हो जाएगा
आप समझ लो, और मोर और लेस आप 18 36 360 हो जाएगा आपको, एंड 15 तो 7.5 वो हो जाएगा आपको, तो 187.5 के आसपास कुछ आएगा। ठीक है, ये किया गया। एंड जो बचा हुआ पैसा है दैट इज कि आपके पास जो बच गया, थोड़ा एग्जांपल हम लोगों ने ऐसा ले लिया है कि, ठीक है, बट समझने के लिए हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, कुछ इतना पैसा 50% 58, ओ सॉरी, ये तो 50% का ही हम लोग आरडीआर मान रहे हैं, बस डायरेक्टली डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। ओके, ठीक है। कितना पैसा था हमारे पास, वट एवर जो भी 2 से डिवाइड हो रहा है, ये इसको छोड़ा, 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि 50%, मैं भूल गया था कि हम लोगों ने 50% रखा है। ओके, दैट इज व्हाट 50% अगर आप करोगे तो ठीक है, वही है, सेम है। ओके, वाज नॉट रॉन्ग। ठीक है, ये चीज़ है 187.5 187.5। ओके, ठीक, ये चीज़ जो है यहाँ पे आ गया, और हम लोग यहाँ पे रोक देते हैं और समझते हैं कि अब इकोनॉमी में 1000 रुपीज़ का पैसा था और वो कितना मनी सप्लाई की तरह आया। मनी सप्लाई में हम लोग सारे कैश प्लस सारे डिपॉजिट्स को जोड़ देंगे। तो पहली बार में कैश कितना था 500 फर्स्ट पर्सन के पास, और डिपॉजिट कितना किया था 500। ठीक है, प्लस पर्सन 2 ने क्या कैश रखा अपने पास 0, डिपॉजिट क्या किया 0। पर्सन 3 की अगर बात करते हैं तो ये पर्सन 3 ने क्या किया 50% कर दिया, दैट इज 187.5 प्लस 187.5 अगर आप कर दोगे दैट इज 350। ठीक है, 375 का पैसा इसके पास आया। तो इकोनॉमी में आपकी कितना हो गया, दैट इज 1000 प्लस 375 1375 रुपीज जो इकोनॉमी में आया। अब की बार मनी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या है इकोनॉमी का, 1000 जो है वो 1375 पहुंचा। लास्ट टाइम आप सोचो कि क्या हुआ था, 1000 जो है वो कितना पहुंचा था, वो आपको लास्ट टाइम पहुंच गया था 1000 जो है वो 1600 हुआ था। तो लास्ट एग्जाम्पल में जब हमारा सी डी आर वॉज 25%, तो मनी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर एम क्या था 1600 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज 1.6। इस बार क्या है मनी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर 1375 डिवाइडेड बाई 1000 दैट इज 1.375। ठीक है, ये है मनी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर। दैट मीन्स व्हाट, मनी का मल्टीप्लीकेशन घट चुका है, 1.6 से घट के वो 1.3 पे आ चुका है। ओके, वो घट के 1.3 पे आ चुका है। दैट मीन्स व्हाट कि कैश डिपॉजिट रेशो, कैश टू डिपॉजिट रेशो अगर आप इंक्रीज करोगे, हम लोगों ने इंक्रीज किया 25% से 50% पे इंक्रीज किया, तो मनी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर क्या होता है, डिक्रीज होता है। देयरफॉर मनी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैश डिपॉजिट रेशो। जस्ट उल्टा है, अगर आप कैश डिपॉजिट रेशो को कम कर दोगे, लेट्स सपोज आपने 25% से 10% कर दिया, तो क्या होगा, मनी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर बढ़ जाएगा। आप इस चीज को करके देख सकते हो। ओके, सो एक चीज हम लोगों ने डेराइव कर लिया कि मनी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैश टू डिपॉजिट रेशो, कैश डिपॉजिट रेशो। सेम चीज हम लोग आरडीआर में कर सकते हैं। इस बार क्या करेंगे, आरडीआर के इंपैक्ट को समझना है तो हम लोग सीडीआर को कांस्टेंट कर देते हैं। सीडीआर कांस्टेंट कितना कर देते हैं, लेट्स सपोज हम लोग वही करते हैं 25% का कर लेते हैं। ठीक है, 1000 रुपीज वॉज इन द इकोनॉमी में 1000 रुपीज थे। सीडीआर हम लोगों ने फिक्स कर रखा 25% का, दैट इज 200 एंड 800। ठीक है, 800 का डिपॉजिट आया बैंक वन के पास, और हम लोग आरडीआर जो लास्ट एग्जांपल था हमारा आरडीआर का, आप देखो उसमें कितना था। ओके, जो फर्स्ट एग्जांपल था हमारा आरडीआर का, ओके, आरडीआर हम लोगों ने 25% का रखा था। हम लोग काम करते हैं आरडीआर को इस पर बढ़ा देते हैं, 25% की जगह बढ़ा करके 25% की जगह बढ़ा के 50% कर देते हैं। ठीक है, बढ़ा के देखते हैं। अगर 50% आरडीआर है मतलब इसका हाफ इसको रिजर्व की तरह रखना पड़ेगा, दैट इज 800 का 50% दैट इज 400 रुपीज एज रिजर्व रखना पड़ेगा इस बैंक को। तो वो लोन कितना कर सकती है, ओनली 400 का। 400 पर्सन 2 के पास आता है, पर्सन 2 ने चूज किया कि ये पूरा का पूरा स्पेंड कर लो, वो पर्सन 3 के पास आया। ठीक है, पर्सन 3 ने सोचा, पर्सन 3 के भी पास सेम ऑप्शन कि वो कुछ कैश टू डिपॉजिट रेशो कैश रखेगा और डिपॉजिट करेगा। कैश टू डिपॉजिट रेशो को हम लोगों ने फिक्स कर रखा है 25% पे। 400 का 25% इज कि 100 रुपीज़ उसने कैश की तरह रखा एंड 300 रुपीज़ उसने डिपॉजिट कर दिया। ये डिपॉजिट फिर किसी बैंक में जाएगा, बट फॉर दी सिंप्लिसिटी हम लोग इकोनॉमी के इस चेन को यहाँ पे रोकते हैं। ठीक है, इस चेन को यहाँ पे रोकते हैं। अब आप देखो 1000 रुपीज़ वॉज दी हाई पावर्ड मनी, और ये मनी सप्लाई बन के कितना होता है, मनी सप्लाई इज कैश प्लस सारे डिपॉजिट्स को आप ऐड कर दो। कैश कितना था 200 प्लस डिपॉजिट विद द फर्स्ट पर्सन 800
प्लस अगर हम लोग सेकेंड पर्सन की बात करें, दिस वॉज फर्स्ट पर्सन, अगर हम लोग सेकेंड पर्सन की बात करें तो उसने कैश भी जीरो रखा, डिपॉजिट भी जीरो किया। ओके, अगर हम लोग थर्ड पर्सन की बात करते हैं, थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो इसके पास कैश कितना था 100 और इसने डिपॉजिट किया 300। ओके 300। ओके, तो कितना पैसा बन गया टोटल 1000 प्लस 400 दैट इज 1400। दैट इज 1000 मनी M0 इज कन्वर्टेड इनटू 1400 मनी सप्लाई। ठीक है, मनी सप्लाई कितना हो चुका है 1400 हुआ है। दैट मीन्स मनी मल्टीप्लीकेशन फैक्टर M दैट इज इक्वल टू मनी सप्लाई डिवाइडेड बाय M0। ठीक है, कितना हो गया 1.4 हो गया। ओरिजिनली आप याद करो मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कितना था 1.6 था, ये घटा है, कहाँ पे आ चुका है 1.4 पे आ चुका है। कब घटा है ये? जब हम लोगों ने रिजर्व डिपॉजिट रेशियो को इंक्रीज किया 25% से 50% करके। दैट मीन्स सेम लॉजिक फिर से निकल करके आता है कि मनी मल्टीप्लिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, कि अगर आप रिजर्व डिपॉजिट रेशियो को इंक्रीज करोगे तो मनी मल्टीप्लिकेशन घटेगा। हम लोगों ने देखा 1.6 से 1.4 होगा। इसका जस्ट अपोजिट भी होगा कि अगर रिजर्व डिपॉजिट रेशियो को हम लोग घटाते हैं तो मनी मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगा इकोनॉमी में। ओके, ये है। ठीक है, दिस इज द लॉजिक, दिस इज द थिंग। ओके, इंपॉर्टेंट है ये समझना, इसलिए हम लोग इसको समझ रहे हैं। तो अगर नटसेल में हम लोग बात करें तो मनी मल्टीप्लिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीडीआर एंड मनी मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरडीआर। ठीक है, ये चीज़ है। ओके, सो आपने सिंपली देखा कि मनी मल्टीप्लिकेशन मनी सप्लाई है क्या, कि M0 आरबीआई ने डायरेक्टली, आरबीआई के कंट्रोल में था, आरबीआई ने इसने क्रिएट किया। इसको बैंक्स ने अपने चैनल के थ्रू, लोन देने के थ्रू इसको मल्टीप्लाई किया विद अ फैक्टर ऑफ M। तो जब M0 की मनी को बैंक्स, जो आरबीआई की मनी है, लाइबिलिटी है, उसको बैंक्स अपने M मल्टीप्लिकेशन फैक्टर के थ्रू निकालती है, तो जो आपके और मेरे पास पहुंच रहा है दैट इज कॉल्ड मनी सप्लाई। दिस मनी सप्लाई इज व्हाट M0 into M, M0 into M। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसी से पूरी की पूरी आपको आगे चल करके जो है कंट्रोल ऑफ मनी सप्लाई समझ में आएगा, आपको इसी के कारण मॉनेटरी पॉलिसी समझ में आएगा। देयरफॉर मनी सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दिस इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई इज द हाई पावर्ड मनी इनटू द मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। ओके, सो हम लोग अगर बात करें ना कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आप देखोगे तो M0 इकोनॉमी में आरबीआई ने एक पॉइंट पे प्रिंट कर दिया जितना वो कांस्टेंट है, एक पॉइंट पे। इसी से हम लोग स्टॉक का भी कॉन्सेप्ट देख लेंगे। तो अगर M0 को आप यहाँ कांस्टेंट मानते हो तो M0 का कुछ भी इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो M0 इंटू M को अगर आप मनी सप्लाई कहते हो और लेट्स सपोज कि M0 फॉर एट अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड, एट अ पर्टिकुलर टाइम इट इज कांस्टेंट, देयरफॉर क्या निकल करके आता है कि मनी सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑन मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। क्यों? क्योंकि M0 तो कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट है। लेट्स सपोज ये 2 है और ये कांस्टेंट है, 2 का 2 है। ठीक है, 2008, ठीक है, 2000 की मनी थी। मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर कभी 2 है तो मनी सप्लाई कितना हो जाएगा 4000। ठीक है, अगर ये 3 हो जाए तो कितना हो जाएगा 6000। ठीक है, ये सारा डिपेंड किस पे कर रहा है, बस M पे डिपेंड कर रहा है। देयरफॉर मनी सप्लाई इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मनी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। एंड हम लोगों ने बात किया कि मनी मल्टीप्लिकेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीडीआर, मनी मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आरडीआर। यहां से आप क्या समझते हो, यहां से आप समझते हो कि मनी सप्लाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सीडीआर एट अ फिक्स्ड M0 हाई पावर्ड मनी, and money supply is inversely proportional to reserve deposit ratio at a fixed M0. This is the whole funda of the economy. ठीक है, इसी के बेसिस पे पूरी की पूरी कंट्रोल की जाती है मनी को। ठीक है, मनी सप्लाई को। ओके, सो सीडीआर की अगर हम लोग बात करें तो सीडीआर कौन कंट्रोल कर रहा है? सीडीआर जो है वो बिहेवियरल कंपोनेंट है, मेरे और आपके बिहेवियर पे डिपेंड कर रहा है। आप टेक्नोलॉजी फ्रेंडली हैं, आप देखते हो कि आपके जो फादर हैं, ठीक है, आपके जो पेरेंट्स हैं, दे आर नॉट वेरी मच टेक फ्रेंडली, तो वो यूपीआई को यूज़ नहीं करते हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा, आज भी जो हमारे पापा लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कैश रखते हैं। सो देयरफॉर ये एक इंडिविजुअल फैक्टर पे डिपेंड करता है, बिहेवियरल फैक्टर है। सीडीआर बिहेवियरल फैक्टर पे डिपेंड करता है। यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यू यही था। ओके, अगर हम लोग ये हम लोग बात कर रहे हैं, सीडीआर की बात कर रहे थे। ठीक है, हम लोग अगर ओके, अगर हम, हाँ, तो सीडीआर जो ये बिहेवियरल फैक्टर है। ओके, और क्या है, अगर हम लोग रिजर्व डिपॉजिट रेशियो की बात करें,
ठीक है। रिजर्व डिपॉजिट रेशियो की बात करें तो ये क्या, ये कौन कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है आरबीआई, बिकॉज आरबीआई सेज कि आपको रिजर्व डिपॉजिट रेशियो, जो कि दो तरीके से कंट्रोल किया जाता है, सीआरआर और एसएलआर, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके, सीआरआर और एसएलआर के थ्रू कंट्रोल किया जाता है, फिलहाल हम लोग इसको आरडीआर बोलेंगे। कितना सीआरआर होगा, कितना एसएलआर होगा, दैट इज कितना आरडीआर होगा टोटल, ये कौन मैंडेट करता है, आरबीआई। तो अगर हम लोग बात करें मनी सप्लाई की, अगर हम लोग बात कर रहे हैं ना, तो उसमें मनी सप्लाई इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एम। This M naught is the money created by the RBI. Therefore, it is under direct control of RBI. It is under the direct control of RBI. तो RBI को कभी मनी सप्लाई ठीक करना है तो वो डायरेक्टली M naught को ठीक कर सकता है। एंड देयरफॉर आपने टर्म सुना होगा, ओपन मार्केट ऑपरेशन, स्टरलाइजेशन, पढ़ेंगे हम लोग, इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे बढ़ के यूपीएससी ने PYQ पूछ रखा है। ओके, मनी सप्लाई एम नॉट इंटू एम, तो ये तो डायरेक्टली आरबीआई के कंट्रोल में है, क्योंकि आरबीआई ही बताई करती है जितना प्रिंट करना होता है पैसा। एम की अगर हम लोग बात करें तो ये दो चीज पर डिपेंड कर रहा है, सीडीआर पे भी डिपेंड कर रहा है और आरडीआर पे भी डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एंड आरडीआर के बाद लोन्स के थ्रू पैसा जो है मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, दैट मीन्स कि एम जो है वो डिपेंड किस पे करता है, वो बैंक्स पे डिपेंड करता है। तो इसका कंट्रोल किसके पास है, बैंक्स के पास है, बट फिर भी इसका भी इनडायरेक्ट कंट्रोल जो है आरबीआई के पास है। वो आरडीआर को ट्वीक कर सकता है, 20% की जगह 25% जैसे ही कर दिया जाएगा, मनी सप्लाई घट जाएगी। ओके, so M is not directly controlled by RBI, but yes, but definitely indirectly controlled by RBI through changes in RDR. In fact, RBI तो कुछ ऐसे काम भी करती है ताकि CDR को भी इन्फ्लुएंस किया जा सके, ओके, फॉर द गुड ऑफ द इकोनॉमी। ओके, ये चीज़ है। अगर हम लोग मनी सप्लाई को अब समझ रहे हैं, इस चीज़ को हम लोग समझ रहे हैं मनी सप्लाई, तो मनी सप्लाई है क्या कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे सिंपली आप समझो कि कितना पैसा इकोनॉमी में अवेलेबल है, सिंपलिस्टिकली अवेलेबल है। देयरफॉर इट इज अ पॉइंट ऑफ टाइम का कॉन्सेप्ट, और हम लोगों ने बोला था कि पॉइंट ऑफ टाइम को हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं कि स्टॉक का कॉन्सेप्ट है। जब आपको किसी चीज को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे बताते हो, किसी चीज की वैल्यू मेजरमेंट आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही बता सकते हो, तो आप क्या बोलोगे कि दैट इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ओके, तो मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में दे रखा है, देयरफॉर वो डायरेक्टली आपको पूछ सकता है, मैंने इसलिए कवर कर लिया इन चीज़ों को। ओके, अब आप समझ चुके हो कि मनी सप्लाई तो होता क्या है, ये आप अच्छे से समझ चुके हो। मनी सप्लाई हो चुका है, अब इकोनॉमी में पैसे हैं, तो अब इसको मेजरमेंट करना भी ज़रूरी है, कितने पैसे हैं उसको मेजर भी करना ज़रूरी है। इसको मेजर करने का बहुत तरीका होता है और उसको हम लोग कहते हैं M1, M2, मनी मेजरमेंट 3, मनी मेजरमेंट 4। ओके, मनी मेजरमेंट 4। तो अगर हम लोग एम नॉट की बात करें सबसे पहले, तो एम नॉट जो हाई पावर्ड मनी था, एच, जो कि आरबीआई डायरेक्टली प्रिंट कर रही थी। ओके, वो क्या है, दैट इज करेंसी विद द पब्लिक, रिजर्व ऑफ बैंक विद द आरबीआई एंड अदर डिपॉजिट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन विद द आरबीआई। हम लोगों ने इनिशियली इसको देख रखा है कि क्या है इसका कॉम्पोनेंट। M1, M2, M3, M4 क्या है, दीज आर मनी सप्लाई, दीज आर मनी सप्लाई। एम नॉट इज नॉट डायरेक्टली मनी सप्लाई। ओके, एम नॉट एक फैक्टर है जिसके थ्रू मनी सप्लाई बनता है, मनी सप्लाई क्रिएट होता है। तो अब हम लोग मनी सप्लाई का M1, M2, M3, M4 देखेंगे। M1 क्या होता है, M1 आपको वही चीज़ है जो मैं बता रहा था, करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट। ओके, ये होता है M1, डिमांड डिपॉजिट। डिपॉजिट को ना अगर आप बैंक में देखोगे तो दो तरीके का होता है, एक होता है डिमांड डिपॉजिट और एक होता है आपको टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट मतलब आप डिमांड करोगे और बैंक को आपको उसको लौटाना पड़ेगा। बैंक इज अंडर द लायबिलिटी कि आपने डिमांड किया तो आपको उसको रिटर्न करना पड़ेगा, और ये दो तरीके का होता है, एक करंट अकाउंट होता है और एक सेविंग अकाउंट होता है। ठीक है, टाइम डिपॉजिट दो तरीके का होता है, मतलब ये एक मैच्योरिटी के लिए होता है, एक मैच्योरिटी होती है इसकी एक फिक्स्ड पीरियड होता है कि आपने अगर पैसे टाइम डिपॉजिट में डाल दिया है तो लेट्स सपोज कि वो 5 ईयर्स के लिए लॉक हो गया है। इस 5 ईयर्स के विदिन अगर आप अपने टाइम डिपॉजिट के पैसे को वापस लेने के लिए जाओगे तो फर्स्ट थिंग इज बैंक इज नॉट लायबल। ठीक है, और अगर बैंक लायबल है भी, बैंक लायबल नहीं है बट अगर बैंक आपके पैसे लौटाता भी है तो वो कुछ दिन बाद लौटा सकता है, प्लस वो कुछ पेनल्टी भी चार्ज कर सकता है। टाइम डिपॉजिट दो तरीके का होता है, एक फिक्स डिपॉजिट है और एक रिकरिंग डिपॉजिट है, ये होता है। ओके, सो जब हम लोग M1 की बात करते हैं, सो दिस इज करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट ओके इन द बैंक्स। इसको ना कहीं कहीं आपको मिलेगा करेंसी विद द करेंसी, डिमांड डिपॉजिट प्लस अदर डिपॉजिट भी आपको देखने को मिलेगा। अदर डिपॉजिट क्या है, वही डिपॉजिट जो हम लोग बात कर रहे थे,
क्वासाई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का पैसा जो बैंक के पास है, ठीक है, लेट्स सपोज नाबार्ड का पैसा जो बैंक के पास है, ठीक है। एम नॉट में हम लोग क्या बात कर रहे थे, एम नॉट में अदर डिपॉजिट्स में वो पैसा क्वासाई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का या फिर फॉरेन एंटिटीज का, फॉरेन का या फिर क्वासाई गवर्नमेंट क्यूजी का पैसा जो आरबीआई गिफ्ट ने रख रखा था। यहाँ पे क्या है, क्वासाई गवर्नमेंट का पैसा बैंक में हो सकता है, एसबीआई में हो सकता है, नाबार्ड का पैसा बिल्कुल हो सकता है, ठीक है। या फिर कोई फॉरेन गवर्नमेंट है, उसको लगे कि एसबीआई बहुत अच्छा रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है तो वो भी अपना पैसा रख सकती है एसबीआई में, ठीक है। तो ये है, आपको कहीं कहीं ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा, कहीं कहीं ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा। जब आप ये देखोगे ना तो इसमें बोला जाता है करेंसी विद द पब्लिक, और पब्लिक का इकोनॉमी में ब्रॉड कॉनोटेशन है। एक तो वो जनरल पब्लिक की बात कर रहे हैं, आप और हम जो है उसकी भी बात कर रहे हैं, प्लस क्वासाई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन और फॉरेन एंटिटीज सबको वो पब्लिक की ही तरह कंसिडर कर लेता है। तो या तो फॉर्मूला CU प्लस DD आपको देखने को मिलेगा, या फिर जब हम लोग इसको लिखेंगे तो ये वाला कंपोनेंट CU से अलग कर दिया गया, दैट इज यहाँ पे ये बस जनरल पब्लिक मेरे और आपके डिपॉजिट्स की बात करता है, ठीक है। क्वासी गवर्नमेंट और जो फॉरेन एंटिटीज का पैसा है फिर हम लोग उसको अलग से कैलकुलेट करते हैं। आपको दोनों में से कोई भी फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ओके। दिस इज M1 मनी सप्लाई का M1, ओके। इसी तरीके से M2 आता है, M2 इज M1 प्लस सेविंग्स पोस्ट ऑफिस में जो पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स डिपॉजिट होता था। मैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की बात नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज देन अ बैंक, और आप बैंक में पैसे जमा करोगे तो फिर वो M1 का पार्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, पोस्ट ऑफिस का अपना भी सेविंग्स स्कीम चलता था, ओके। इसलिए अब ये पोस्ट ऑफिस वाले सेविंग्स में कोई पैसे बहुत कम लोग जमा करते हैं, देयरफॉर M2 जो है वो आपको पूरा का पूरा जो है M1 जैसा ही दिख रहा होगा, ओके, ठीक है। थोड़ा सा ज़्यादा होगा बट ज़्यादा नहीं, बिकॉज अब पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स डिपॉजिट वाली स्कीम में कोई पैसे डालता नहीं उतना, ओके। सो दिस इज M2, दैट इज M1, जो M1 हम लोगों ने बोला CU प्लस DD, और आप कह लो CU प्लस DD प्लस OD, जो भी कहना है आपको, ओके। ये है प्लस पोस्ट ऑफिस वाला, ओके। और क्या है, M3 है, M3 इज M1, इसलिए M1 पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर चीज M1 से लिंक्ड है। M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक्स, पोस्ट ऑफिस नहीं, बैंक्स के साथ, ओके। टाइम डिपॉजिट FD/RD अगर आपने रखा हुआ है तो, ठीक है। M4 क्या होता है, M4 होता है M3, दिस M3 प्लस, और जितना है ना वो M3 में तो ये सारा आ ही गया, प्लस पोस्ट ऑफिस में आपका कोई भी डिपॉजिट है, सेविंग्स डिपॉजिट है या फिर टाइम डिपॉजिट है, सबका सब चीज़ आता है। तो आप देखो M4 सबसे ब्रॉड है, इसने M3 को कवर कर रखा है, प्लस पोस्ट ऑफिस में या तो आपका सेविंग डिपॉजिट था या तो आपका टाइम डिपॉजिट था, दोनों को कवर कर रखा है। M3 को भी ले रखा था, M3 ऑलरेडी M1 को कवर कर रखा था, ठीक है, M1 को ऑलरेडी कवर कर रखा था, एंड M1 प्लस टाइम डिपॉजिट विद द बैंक, तो M4 इज ऑल इनकम्पासिंग, सब कुछ है इसमें, ठीक है। देयरफॉर M4 इज द ब्रॉडेस्ट मनी, वो मनी जो कि सबसे ज्यादा ब्रॉड है। क्यों ब्रॉड है, क्योंकि कवरेज सबसे ज्यादा है। ब्रॉड मनी का मतलब इसका कवरेज कितना ज्यादा है, तो इसका कवरेज सबसे ज्यादा है। अगर हम लोग लिक्विडिटी की बात करें, लिक्विडिटी क्या होता है, पहले भी मैंने समझाया था, लिक्विडिटी इज अबाउट कि आप अपने एसेट को कितना इजीली और कितना क्विकली जो है आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लेट्स सपोज कि एक कार खरीदनी है 15 लाख की, और आपके पास दो लोग हैं इस कार को खरीदने के लिए, ठीक है, 2 लोग हैं। पर्सन वन के पास जो है कैश पड़ा हुआ है 15 लाख, वो इमीडिएटली जाएगा और वो कार खरीद लेगा, ठीक है। एंड अगर पर्सन 2 के पास लैंड है 15 लाख का, तो क्या ये भी एसेट है, लैंड एसेट है, कैश एसेट है, यस ये भी एसेट है, बट आपको लैंड को बेचने में 1 महीने लग जाएंगे और उसके पूरे रजिस्ट्रेशन एंड ऑल सब होते हुए, तब जो इससे पैसा मिलेगा तब आप जाके कार खरीद सकते। तो क्या इट इज़ वेरी क्विक और इट इज़ वेरी इजी? नो, इट इज़ नीदर क्विक नॉट इजी। देयरफॉर पर्सन 2 के पास लैंड जो एक एसेट है वो की लेस लिक्विड है, कैश जो है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है क्योंकि वो आपके हाथ में होता है, आप जाओगे और तुरंत उससे कुछ भी परचेस कर सकते हो, ये लिक्विडिटी होता है। अगर हम लोग M1, M2, M3 और M4 की बात करें, लिक्विडिटी का इसका देखें, अगर हम लोग ब्रॉडनेस की बात करें, कवरेज की बात करें, तो M4 सबसे बड़ा था, देन M3, देन M2, देन M1। अगर हम लोग लिक्विडिटी की बात करते हैं कि कितना इजीली आप उस पैसे को यूज करके कुछ ट्रांजैक्शन कर सकते हो, देन M1 सबसे ज़्यादा, देन M2, देन M3, देन M4। क्यों?
M1 में आपके पास कैश प्लस डिमांड डिपॉजिट था, डिमांड डिपॉजिट आप जाओगे बैंक और बैंक आपको दे देगी। M2 में M1 था जो कि बहुत ईजी है, प्लस पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स डिपॉजिट था, सेविंग्स स्कीम से डिपॉजिट का पैसा विड्रॉ करना हमेशा बहुत आसान होता है। M3 इज व्हाट, M3 इज अबाउट M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये लिक्विडिटी इसकी बहुत खराब है। क्यों? क्योंकि ये पैसा फिक्स्ड पीरियड के लिए लॉक इन होता है, ठीक है। तो अगर आप जाओगे पैसे निकालने के लिए फिक्स्ड टाइम डिपॉजिट वाले कंपोनेंट से, तो हो सकता है कि वो बैंक आपको रिफ्यूज कर दे, ठीक है। देयरफॉर M3 की लिक्विडिटी कम एंड M4 की लिक्विडिटी सबसे कम है। क्यों? क्योंकि इसमें बैंक का तो टाइम डिपॉजिट है ही, प्लस लेट्स सपोज किसी के पैसे पोस्ट ऑफिस के टाइम डिपॉजिट में थे तो वो वाला भी कंपोनेंट इंक्लूडेड है इसमें। देयरफॉर लिक्विडिटी का कंपोनेंट देखेंगे तो M1, M2, M3 देन M4। और अगर हम लोग कवरेज की बात कर रहे हैं, ब्रॉड मनी की बात कर रहे हैं, तो M4, M3, M2, M1 हो जाएगा, ठीक है। NCERT ने बोल रखा है आप टर्म है, ठीक है। एक को हम लोग कहते हैं नैरो मनी, नैरो मनी M1 और M2 को कंसिडर किया जाता है, और ब्रॉड मनी जो है आपको M3 और M4 को कंसिडर किया जाता है। द मोस्ट जो यूज्ड मनी है ना वो M3 है, इसको हम लोग एग्रीगेट मनी सप्लाई कहते हैं, द मोस्ट यूज्ड। क्यों? क्योंकि ना आप देखो इसमें M3 की अगर बात करें ना तो उसमें M1 है और प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक है, सबसे ज़्यादा यही यूज़ हो रहा है, ठीक है। दैट इज M3। सो दीज आर द थिंग, ओके। एंड M4 है, ओके, ठीक है। सो यस, आई होप आपको समझ में आया होगा सारी की सारी चीज़ें। ओके, लेट्स वाइंड अप एंड कीप लर्निंग।